वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री अनसोल्व पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 6। ठीक है, 2022 का सेट नंबर 6, सेट नंबर 5 हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, 2023 के भी सेट 7 तो सोल्व कर चुके हैं। अब सेट नंबर 2022 का 6 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार वाले क्वेश्चन तो काट ही देंगे। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो काट दिया गया है। फिर देखिए, स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% भार बाई भार एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। क्या मोल प्रभाज होगा, यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। स्प्रिट के नमूने में 90% क्या है? भार बाई भार है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। यहाँ पर देखिए निकालेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझिए, भार भाई भार लिखा हुआ है, 90% क्या लिखा हुआ है? भार भाई भार। इसका मतलब क्या हुआ है? C2H5 यानी कि 90% लिखा हुआ है भार भाई भार एथेनॉल स्प्रिट के नमूने में। तो यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल डब्लू का मान कितना होगा यहाँ पर? यानी कि स्मॉल डब्लू मतलब कि यहाँ पर आप जानते हैं बिले प्लस बिलायक, हम जानते हैं बिले, जब बिले यानी कि बिले प्लस बिलायक इक्वल टू क्या होता है? बिलेन होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? यानी कि जल होगा, और क्या होगा? एथेनॉल का मतलब क्या होता है? स्प्रिट के नमूने में लिखा हो तो जल प्लस क्या होगा? जल प्लस यहाँ पर क्या होगा? जल, यहाँ पर समझिए, रुक जाइए, देखिए, जल प्लस और क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर क्या होगा? जल प्लस क्या होगा? यहाँ पर एथेनॉल। एथेनॉल मतलब कि एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल भाई, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल क्या है? 90% है यहाँ पर, 90% क्या है? 90%। तो बताइए यहाँ पर जो बिले चूँकि कम होता है, क्या होता है? बिले कम होता है, बिलायक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एथेनॉल। एथेनॉल कितना हमारे पास? 90% है। एथेनॉल कितना है हमारे पास? 90%। तो यहाँ पर 90, एथेनॉल का है 90 ग्राम लिख लीजिए परसेंटेज यहाँ पर। तो हमारे पास पूरा चूँकि 100% यहाँ पर पूरा 100%, 100 में से होगा, 100 में से 90% इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। तो बचा कितना? जल कितना बचा हमारे पास? 10% होगा यहाँ पर, यानी कि 10 होगा, 10 ग्राम होगा यहाँ पर। ठीक है, कितना होगा? 10 ग्राम होगा। 90% क्या होगा? एथेनॉल होगा, और 10% क्या होगा? जल होगा। ठीक है, इस टाइप से समझिए सिंपल भाषा में। ठीक है, 90 ग्राम यानी कि एथेनॉल, और 10 ग्राम क्या होगा? जल होगा कि नहीं होगा? तो C2, इसका एथेनॉल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। OH का अणुभार निकाल लीजिए, का अणुभार क्या होता है? भार बटे अणुभार। अणुभार पहले निकाल लीजिए इसका, C2H5OH का। C2H5OH का अणुभार कार्बन का कितना होता है बताइए यहाँ पर? क्या ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। कार्बन का कितना होता है? 6C12 यानी कि 12 होता है। 2 गुणे कितना होता है? 12। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना? 1 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, 1 प्लस का ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। इसको जोड़िए, 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा 17। आप जोड़िए, देखिए, 7 1 7 और 17 और 5 कितना होता है? 17 और 5 कितना होता है? 3 20 और 2 22 22 और 24 कितना होगा यहाँ पर? 22 और 24 46 होगा। कितना होगा? 46 होगा। 22 और 24 जोड़िए, 4 2 6 2 2 4 46 होगा। सही है, राइट। अब देखिए, C2H5 का अणुभार निकालिए, इसका मोल निकाल लीजिए। C2H5 का मोल का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। इसको ये नंबर दे दीजिए। भार का मान एथिल एल्कोहल का भार कितना है? एथेनॉल कितना है? 90। यानी कि डब्लू का मान क्या होगा? इसका मान क्या है? डब्लू का 90। तो 90 बटे अणुभार, इसका कितना निकाला हमने? 46। 90 बटे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 46 हो जाएगा। अब जल का अणुभार निकाल लीजिए। ठीक है, सब बता चुके हैं। H2O का अणुभार, H2O का अणुभार H2O का अणुभार कितना होता है? जल का H2O, जल का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 1 गुणे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। बराबर कितना हो जाएगा? 16 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसके मोल निकाल लीजिए, भार बटे अणुभार। क्या भार? इसके लिए जल का भार कितना दिया है? यहाँ पर 10 दिया है। ठीक है, 10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 बटे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, 10 बटे 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 18। अब हम निकाल लीजिए, हमें निकालने की क्या है? एथेनॉल का मोल प्रभाज। तो लिखिए यहाँ पर एथेनॉल का मोल प्रभाज किस टाइप से निकालते हैं? यानी कि एथेनॉल है तो एथेनॉल का पहले लिखते हैं, एथेनॉल का EN1, तो EN1 पहले लिखिए, डिवाइड बाय टोटल मोल, EN1 प्लस के N2। ठीक है, तो EN1 प्लस का N2 मोल किससे लिखते हैं? काई से लिखते हैं। एथेनॉल यानी कि C2H5OH बराबर EN1 का मान कितना दिया है? 90 बटे 46। ठीक है, डिवाइड बाई EN1 का मान कितना है? 90 बटे 46, 90 बटे 46 लिख लिया, प्लस का N2 का मान कितना हमारे पास? N2 का मान देखिए, N2 का मान कितना है? N2 का मान कितना है हमारे पास? 10 बटे
18 है यहाँ पर, कितना है 10/18, ठीक है, कितना है हमारे पास 10/18 है, ठीक है। जब इसको आप इसकी कैलकुलेशन करना है यहाँ पर XC2H5OH इसका मोल प्रभाव जो भी आए, ठीक है, 90 इसका एलसीएम लेना, इसका इसका मल्टीप्लाई इधर करना, एलसीएम लेकर इसको भिन्नों को सोल्व करना। आप तो क्लास 12 में पढ़ना, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। यही मोल प्रभाव जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, मोल प्रभाव जाएगा लगभग, ठीक है, कितना भी आ सकता है यहाँ पर 0.79, कितना आप निकाल लेना, यहाँ पर पता नहीं कितना मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए प्रथम कोटि की विक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक का मान है, यहाँ पर क्या है, वेग स्थिरांक का मान है। देखिए वेग स्थिरांक का मान है, तो यहाँ पर क्या दिया है, टी हाफ का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है। खा यानी कि गा है यहाँ पर, गा निकाल लेना उसको, ठीक है। गा अगर यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो पेपर में भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो टी हाफ का मान देखिए कितना दिया है, टी हाफ का मान कितना दिया, हमें 50 दिया यहाँ पर, 50 लिख लीजिए 50। और हमें निकालना क्या है, वेग स्थिरांक का मान है, यानी कि के का मान निकालना है यहाँ पर। किसका मान निकालना है, के का मान। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, वेग स्थिरांक का, के बराबर हमारे पास होता है फार्मूला, क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी हाफ होता है, ठीक है। टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का मान कितना है हमारे पास 50 है, 50 लिख लिया। पॉइंट हटाइए, 1 2 3 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया यहाँ पर 3 जीरो, बढ़ा लिया 3 जीरो, तो बराबर 693 डिवाइड बाई क्या बचा, 5 बचा। अब 10 की पावर यहाँ पर देखिए 3 जीरो, 1 जीरो तो पहले था 50, ठीक है, 3 जीरो बढ़ाए कितने हुए 4 जीरो, 10 की पावर ऊपर ले जाइए 4 जीरो, 10 की पावर माइनस के 4 4, 1 2 3 4 ऊपर जाएगा पार, इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, तो के बराबर देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, के बराबर देखिए के बराबर, तो इसको 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 1 बच गया 19 हो गया, 5 तियाँ 15, कितना होगा 5 तियाँ 15, देखिए 5 इक्कन 5, 1 बच गया 19 हो गया, 5 तियाँ 15, 4 बच गया 43 हो गया, 43 5 8 40 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है, कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 4। अब देखिए, अब इसको विज्ञानी संकेतन में लिख दीजिए, पॉइंट को इधर ले आइए, 1 2 यहाँ पर पॉइंट होगा, हमने बताया था, तो 1 2 2 केवल 1.38, तो 2 इसमें जोड़ देते हैं, 10 की पावर माइनस 2, तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 2, इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। देखिए 1.38 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 1.38 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, देखिए कहीं पर है 1.38 10 की पावर माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ यहाँ पर, पहला हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, गा का क्या हुआ यहाँ पर, पहला होगा, इस टाइप से करना था यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है, ये पीछे क्वेश्चन करवाया था, क्या प्राप्त होता था, यानी कि क्या होता है, हमें ये रिएक्शन आई थी 1 नंबर की, यानी कि एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है, यहाँ पर थर्ड का बताइए यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि डाका क्या होगा यहाँ पर, थर्ड होगा, ये निकलवाया था 2,4 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आई बना था, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में मोनोसेक्राइड यहाँ पर है, मोनोसेक्राइड क्या है यहाँ पर, चा की बताइए यहाँ पर क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। जब फ्रुक्टोज की क्रिया हम क्या कराते हैं, फ्रुक्टोज होगा यहाँ पर, मोनोसेक्राइड क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। क्या होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है, यानी कि फ्रुक्टोज होगा, क्या होगा फ्रुक्टोज, छोड़िए उसको। फिर देखिए आसमान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 80% वियोजन होने पर CaNO3 का होल ट्वाइस के विलयन के बांड ठाप गुणांक की गणना कीजिए, 2 नंबर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा लीजिए, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का परिकलित मोलर द्रव्यमान उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में भिन्न होता है, तब उस द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या होता है, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, क्या अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का परिकलित तो निकालना, मोलर द्रव्यमान उसके मोलर सामान्य मोलर जो समान होगा उसे मोलर द्रव्यमान की तुलना में क्या होगा, अलग होगा, क्या होगा, अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है, तब उस द्रव्यमान को क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, न्यूमेरिकल में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखिए 80% क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 80% वियोजित होने वाले CaNO3 का होल ट्वाइस बिलियन के लिए बांड ठाप गुणांक की गणना कीजिए। तो इसको तोड़ लीजिए, CaNO3 का होल ट्वाइस है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। हमने क्या बताया, न्यूमेरिकल सब सिंपल ही आते हैं, ठीक है। देखिए CaNO3 के रिएक्शन दी गई है, CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको तोड़ दीजिए यहाँ पर, किस टाइप से, यहाँ पर देखिए Ca 2 प्लस में टूटेगी यहाँ पर, और किस में टूट जाएगी, 2NO3 नेगेटिव में, ठीक है, 2NO3 नेगेटिव में। तो बांड ठाप गुणांक देखिए, बांड ठाप गुणांक कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, तो बांड हाफ गुणांक, बांड हाफ गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास, आई से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बांड हाफ गुणांक 1 प्लस यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस का 2 अल्फा,
ठीक है, 1 प्लस का 2 अल्फा, तो आई बराबर, तो 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई, ये अल्फ़ा का मान कितना दिया है यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा का मान कितना दिया है 80%, 80% लिख लीजिए भाई, 80% लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 80%, तो आई बराबर 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 होता है, इतना तो आपको मालूम होगा, 100 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ पर कट गया, तो आई बराबर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस का 2 बटे क्या बचा 10 बचा, तो इसको डिवाइड कीजिए, 1 प्लस का इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कि 8 है यहाँ पर कितना है 2 गुणे 8 लिख लीजिए यहाँ पर 8, ठीक है 2 गुणे 8, तो इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर 16 बटे 10, ठीक है 16 बटे 10, तो आई बराबर इसको डिवाइड कीजिए 1 प्लस के 10 के में 16 में करेंगे कितना है 1.6 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2.6 हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान कितना हो जाएगा 2.3, तो आई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2.6 हो जाएगा यहाँ पर, एक क्या होता है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया CaNO3 का वोल्टेज इसको तोड़ दिया, Ca2 प्लस में 2NO3 में बांध ठप गुणन क्या हो जाएगा आई बराबर 1 प्लस के 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर 2 प्लस अल्फा का मान दिया 80%, 2 गुणा 80%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा आ गया, तो आई बराबर 1 प्लस के 2, और यहाँ पर 8 बटे 10 बचा, इसकी मल्टीप्लाई 2 गुणे 8 बटे 10, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 1 प्लस के 16 बटे 10 होगा, इसको डिवाइड किया तो कितना है 1.6, इसके 1.6 में 1 जोड़ेंगे कितना 2.6, तो 2.6 क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को। फिर देखिए फलक केंद्रित घनी एफसीसी एक कोष्ठिका ऑटो काटी ही दिया है, हटा छोड़िए इसको। फिर देखिए एक आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है, देखिए लिखिए, देखिए ठीक है, इनको सबको नोट डाउन करते जाना, हमें इतनी मेहनत करके लिखिए, आपको सही से सब कॉपी में नोट डाउन करना, तभी नंबर आपके सही आएंगे पूरे पूरे, ठीक है ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आयनिक विलयन की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है 2023 में शायद नहीं आया था, ठीक है। आयनिक विलयनों की चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। आयनिक विलयन की चालकता के लिए क्या किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आवर्ती होती है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, और यह अपनी दिशा बार बार बदलती रहती है, यानी कि चेंज करती रहती है, क्या होती है, यानी आपसे पूछे कोई आयनिक विलयन की चालकता मापन किस प्रकार किया जाता है, तो क्या होता है आप आयनिक विलयन की चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का क्या किया जाता है यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है तो इसकी क्या होगी अपनी दिशा बार बार या बदलती रहती है, ठीक है, और यहाँ अपनी दिशा क्या होती है बार बार बदलती रहती है, ये क्या होती है इसी प्रकार किया जाता है आयनिक विलयन की चालकता का मापन किया जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए, ठीक है लिख लीजिए इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए ये भी काट दिया गया, ये तो काट ही दिए गए हैं यहाँ पर। फिर देखिए अमोनिया के तो काट ही दिया गया, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक्लमन संकुल युग्म अंतर से स्पष्ट कीजिए, हो चुका है 2023 के सेट में हुआ था। आरएनए पर सच्ची टिप्पणी लिखिए, लिख लीजिए 2 नंबर का है यहाँ पर क्वेश्चन, कितने नंबर का है 2 नंबर का है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आरएनए पर सच्ची टिप्पणी, देखिए यहाँ पर आरएनए पर क्या लिखिए सच्ची टिप्पणी लिखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है सही है। अब देखिए आरएनए की खोज ओकोवा रॉबर्ट हॉली तथा कार्ल बोसे ने की थी, ठीक है। क्या की थी आरएनए की खोज ओकोवा रॉबर्ट हाली या हाली बोल सकते हैं, हाली तथा कार्ल बोसे ने की थी, ठीक है कार्ल बोसे ने की थी, ठीक है। जीन और लिख लीजिए जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उनकी प्रतियाँ क्या उसको प्रतियाँ तैयार करना, क्या होता है जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उनकी प्रतियाँ तैयार करना, ये लिख लीजिए यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। प्रोटीन्स को जोड़ने का कार्य करता है, और क्या करता है आरएनए क्या करता है जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उनकी आवृत्तियाँ तैयार करना, और क्या करता है प्रोटीन्स को जोड़ने का कार्य करता है आरएनए। और क्या आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है, आरएनए किस में पाया जाता है केंद्रक तथा कोशिका द्रव में। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आरएनए किस में पाया जाता है, और उसमें लिखा हुआ कोशिका द्रव लिखा होगा या केंद्रक ऑप्शन में, ठीक है ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखना। फिर देखिए आरएनए किसमें पाया जाता है केंद्रक तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, और एक आएगा ऑब्जेक्टिव और बनेगा इसी से मूल। एंड की आरएनए में कौन से क्षार पाए जाते हैं एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन, एक नंबर पक्का कर लिया हर सेट में आ रहा था, ठीक है इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पर, क्या होता है एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन, ठीक है। इनको याद कर लेना क्षारों को यहाँ पर, इस टाइप से इसको लिख लेना याद कर लेना यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया यहाँ पर। फिर देखिए नेनाट समीकरण लिखिए, उसकी एक उपयोगिता लिखिए, देखिए लिखेंगे सर नेनाट समीकरण हमने लिख दी थी यहाँ पर, लिखवा दी थी नेनाट समीकरण आई थी पीछे के सेट में, ठीक है उसकी एक उपयोगिता लिखी थी, उपयोगिता नहीं लिखवाई थी तो उपयोगिता लिख दीजिए, इसकी क्या लिख लीजिए उपयोगिता, ठीक है इसकी उपयोगिता लिख लीजिए, ठीक है 2-3 बार हर सेट में, इसी में भी आई थी न्यूमेरिकल वही लिखवाया, न्यूमेरिकल करवा रहे थे उसमें नेनाट समीकरण लिखिए, ठीक है वही लिखवाई दी थी, इसकी उपयोगिता लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट उपयोगिता लिख लीजिए इसका किस में किया जाता है, विद्युत लिखिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक
विद्युत रासायनिक रासायनिक सेल सेल की सेल की क्या लिख सकते हैं, सेल की क्षमता या वोल्टता। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल की किसमें किया जाता है, क्षमता या वोल्टेज को खोजने के लिए किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल की क्षमता बोल सकते हैं, क्षमता या वोल्टेज। ठीक है, निकालते थे वोल्टेज खोजने के लिए किया जाता है, वोल्टेज को खोजने के लिए किया जाता है, खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है यहाँ पर। फिर देखिए ये तो काट ही दिया गया है यहाँ पर। निम्न अभिक्रिया को ए बी सी से यौगिक का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए, यानी कि पूर्ण करना है रिएक्शन को। देखिए बहुत ही सिंपल है, पूर्ण करना है इसको। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है इसको पूर्ण करना। देखिए करेंगे इसको पूर्ण, क्या करेंगे, रिएक्शन को हमें पूर्ण करना है यहाँ पर। देखिए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास CH3CO है यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर क्या है NH3 है यहाँ पर। तो करिए इसको। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आप लिख लेना इसको। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, गा है यहाँ पर, गा। देखिए CH3 पहला क्या है हमारे पास, CH3 COOH। ठीक है, COOH। और इसकी NH3 से यहाँ पर क्रिया हुई तो क्या बनेगा यहाँ पर बताइए, उत्पाद। यानी कि अब उत्पाद क्या बनेगा, अभिकारक उत्पाद बताइए। यहाँ पर ए क्या बनेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर ए कहाँ गया, ये यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए NH3 किसकी क्रिया कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा, एथेनामाइड बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा, एथेनामाइड। यानी कि CH3CO और NH2 एक आ जाएगा, NH2 क्या बन जाएगा यहाँ पर, एथेनामाइड बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथेनामाइड। ठीक है, ए प्रोडक्ट बन गया, ए मिल गया हमें यहाँ पर। और फिर क्या है यहाँ पर, ए मिल गया, आपको इतना लिख देना था। NaOBr की फिर इसी के क्रिया कराते हैं, किसकी कराते हैं, NaOBr से। ठीक है, NaOBr से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बी क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, एथेनामाइड बना। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, मेथेनामाइड बनेगा, यानी कि CH3NH2। ठीक है, मेथेनामाइड। इसका नाम क्या है, मेथेनामाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, मेथेनामाइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मेथेनामाइड। फिर क्या यहाँ पर इसी की क्रिया कराएंगे, यहाँ पर इसी की क्रिया कराइए, NaNO2 + HCl, इसी की क्रिया कराइए यहाँ पर। CH3 एक यौगिक बी बन गया हमारे पास। ठीक है, क्या बन गया, बी। CH3NH2 की क्रिया किससे कराएंगे हम यहाँ पर, NaNO2 प्लस का HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर हमारे पास आपने अगर पढ़ी होगी, छोड़िए इसको। ठीक है, NaNO2 प्लस के HCl से किसकी क्रिया कराएंगे हम यहाँ पर, क्या कराएंगे तो क्रिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। CH3OH प्लस का H2O प्लस का N2। ठीक है, क्या है, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। इस टाइप से आपको लिख लेनी थी, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इस टाइप से आपको कितने नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर कितने नंबर की, 3 नंबर की थी, 1 नंबर की। कितनी सिंपल है यहाँ पर है। फिर देखिए ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। ठीक है, और क्या बोला गया, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड रूप में उपस्थित होने की सिद्ध करिए। एक क्वेश्चन हो चुका है, इतना क्या हो चुका है, सेट में हो चुका है पीछे के। ठीक है, इतना नहीं हुआ था। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए, इसको करेंगे। ठीक है, गुणधर्म क्या लिखेंगे यहाँ पर, रासायनिक गुणधर्म तो है यहाँ पर। ठीक, ग्लूकोज के 2 गुणधर्म का समीकरण लिखिए। पहली क्रिया करा दीजिए, किसकी, अपचयन करा दीजिए पहले ग्लूकोज का। क्या करा दीजिए, अपचयन। ये सबसे सिंपल रिएक्शन है, लिख दीजिए। ठीक है, कोई लिख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया यहाँ पर कोई 2 रासायनिक गुणधर्म लिखिए, तो कोई हम लिख देंगे, हमारी मर्जी। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO दिख रहा होगा आपको, CHO नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, CHO और ग्लूकोज का CHO। फिर क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHOH का होल 4। फिर क्या होता है, CH2OH। ठीक है, अपचयन मतलब कि यहाँ पर 2H ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोर्बिटोल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोर्बिटोल। CH2 यहाँ पर एक H इसमें जोड़ दिए, CH2OH, और इसको H लिखिए, CHOH। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH2OH बन जाएगा। इसका नाम क्या है, सोर्बिटोल। क्या है, सोर्बिटोल है, सोर्बिटोल।
टोल, ठीक है, सोर्बिटोल, ठीक है। इसका नाम क्या है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, इसका नाम क्या है, अब दिख रहा होगा यहाँ पर, सोर्बिटोल है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2OH CHOH, इसका फोल लगा हुआ, लगा दीजिए यहाँ पर, इसका नाम क्या है, सोर्बिटोल है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोर्बिटोल है यहाँ पर, ठीक है। CHO CHOH CH2OH का होल फोर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। इसका हमने अपचयन कराया यहाँ पर, क्या कराया, अपचयन कराया, ध्यान से देखना, 2 H यहाँ पर ले लिया हमने, कितने ले लिए, 2, निकिल की उपस्थिति में करा दीजिए यहाँ पर, क्या है, N, निकिल की उपस्थिति में, ठीक है। ये नाई लिखा हुआ, ये नाई लिखा हुआ है, डेल्टा इसको गर्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक H यहाँ पर जोड़ दीजिए, CH2OH हो जाएगा यहाँ पर CHOH, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CHO लिखा है, 2 H यहाँ पर लिए, तो एक इसमें ये जोड़ दिया, CH2 हो जाएगा, एक H यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, CH2OH CHOH, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोर्बिटोल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, सोर्बिटोल क्या बन जाएगा, सोर्बिटोल बन जाएगा, ठीक है। कोई अब दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्लूकोज के दो गुणधर्म समीकरण लिखे, हम कोई लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। देखिए दूसरा, और अब एक और लिख लीजिए, एक HCN से क्रिया करा दीजिए हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है। दूसरा HCN से क्रिया करा दीजिए, HCN से क्रिया करा दीजिए, HCN से क्रिया करा दीजिए, HCN से क्रिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, ठीक है। फिर क्या होता है, CHOH का होल फोर, फिर क्या होता है यहाँ पर, CH2OH होता है, तो HCN, ठीक है, HCN करा दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए CH, और यहाँ पर क्या है, CN है यहाँ पर, तो NC इधर लिख सकते हैं यहाँ पर, NC इस टाइप से, ठीक है। O और बचा क्या यहाँ पर, OH एक लिख दीजिए यहाँ पर, एक H ये वाला, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, देखिए C जीव का तीन लिखा, फिर EH एक उस ऊपर टांग दिया, ये वाला एक टांग दिया, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, CN NC इस टाइप से हमने लिख दिया यहाँ पर, और एक क्या बचा, EH बचा, EH इसमें चिपका दिया, OH, और बाकी सब जीव का तीन लिख दिया, CHOH का होल फोर लिख दिया, और फिर क्या है यहाँ पर, CH2OH लिख दिया यहाँ पर, क्या इसका नाम क्या है, ग्लूकोज हाइड्रिल, क्या इसका नाम क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिल, क्या है, हाइड्रिल तो नाम इसका, हाइड्रिल, ठीक है, हाइड्रिल, इस टाइप से आपको कर देना है यहाँ पर। रिएक्शन कितनी सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो चुका है, आगे वाला ग्लूकोज में कार्बन समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में अनुपस्थित होने की सिद्ध करें, हो चुका, सिद्ध कर चुके हैं। फिर देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, देखिए करेंगे, देखिए लिख लीजिए मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है कि देखिए 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनवघट्य के 1 ग्राम अणु या 1 मोल से घोलने से विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। अनवघट्य क्या होते हैं, जो आयनों में टूटते नहीं हैं, अवघट्य टूट जाते हैं, ठीक, या आयनों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, विद्युत अनवघट्य होते हैं। क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम विलायक के किसी विद्युत अनवघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने से विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, क्या होती है, जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए, अवनमन का मतलब क्या होता है, कम, उन्नयन का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। यही लिख दिया यहाँ पर। क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम विलायक के किसी विद्युत अनवघट्य के 1 ग्राम अणु को एक घोलने से विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, और इसमें न्यूमेरिकल जोड़ दिया है इन्होंने। क्या जोड़ दिया यहाँ पर, न्यूमेरिकल। सेट नंबर कहाँ पर है, सेट नंबर 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, 500 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया है, 1.86 केल्विन किलो मोल इनवर्स है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर। पाँचवें का क्या है हमारे पास, का है यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल सभी सिंपल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पाँचवें का ठीक है, पाँचवें का में हमें दिया है यहाँ पर, दिया है, ध्यान से देखना, दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, 31 ग्राम, यानी कि किसका मान दिया है, किसका मान दिया, स्मॉल डब्लू का मान दिया है। किसका मान दिया है, स्मॉल डब्लू का मान। तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है, 31 ग्राम। ठीक है, 31 ग्राम लिख लिया। और क्या दिया है, एथिलीन ग्लाइकोल, और इसका फार्मूला भी इन्होंने दे दिया और सिंपल कर दिया, C2H6O2। ठीक है, 500 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलय किया यानी कि विलायक दिया है, विलय का यानी कि भार दे दिया है, विलय। ठीक है, विलय और विलायक आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि पहचानना चाहिए कौन सा विलय होता है, कौन सा विलायक। देखिए समझिए, मान लीजिए हमारे पास क्या होती है, एक चीनी हो, चीनी समझ लिए, एक चीनी, और प्लस का क्या हो, हमारे पास जल हो। जो हमारे पास मिश्रण बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास विलयन बनेगा यहाँ पर, विलयन बनेगा यहाँ पर। यानी कि चीनी क्या हमारे पास होती है, विलय मतलब कम होता है, और विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पर भाई समझ लीजिए,
देखिए 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल। जल समझ लिए, वो जल जहाँ होगा वो विलायक होगा। विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है। एथिलीन ग्लाइकोल को होगा विलेय होगा, विलेय कम होगा तो इसीलिए इस्तेमाल डब्ल्यू लिख दिए 31 ग्राम। अब विलायक का क्या होगा, ज़्यादा होगा 500 ग्राम, तो कैपिटल डब्ल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। कैपिटल डब्ल्यू का कितना है 500 ग्राम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है 500 ग्राम। फिर देखिए यहाँ पर और क्या दिया, 500 ग्राम जल में किया जाता है। विलेन के हिमांक की गणना कीजिए, विलेन के हिमांक की गणना कीजिए, यानी कि TF का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर TF का मान हमें ज्ञात करना है, हिमांक TF का मान, हिमांक की गणना कीजिए। यदि जल का मोलर अवरमर स्थिरांक का मान कितना है 1.86 है, कितना है 1.86 है यहाँ पर, ठीक है। किसका है 1.86, यानी KF का मान कितना दिया है यहाँ पर, KF का मान 1.86 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब एक जानते हैं हमें हिमांक, इसका मान निकालना है। इसका फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए इसका फार्मूला, यानी कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है KF मल्टीप्लाई स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है m गुणे कैपिटल W, ठीक है। क्या होता है फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। KF का मान कितना दिया है 1.86 गुणे स्मॉल w का मान कितना दिया है 31 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई m गुणे कैपिटल। m का मान कहाँ से लाएंगे, m का मान निकालने के यहाँ पर अणुभार है, किसका अणुभार निकालेंगे बताइए, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, विलेय का अणुभार होता है, ठीक है। जहाँ ये क्या होता है विलेय का अणुभार, एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला भी दिया C2H6O2, तो C2H6O2 का अणुभार या इसको याद कर लीजिए, अब निकालना बता दें, बताइए यहाँ पर आप डायरेक्टली इसका याद कर लीजिए। यहाँ पर कितना होता है इसका, डायरेक्टली 62 होता है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली इसका अणुभार कितना होता है m के बराबर होता है। अगर निकालना नहीं आता तो निकालना बता देते हैं यहाँ पर, देखिए किस टाइप से निकालते हैं। हाइड्रोजन का C2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 6 गुणे कितना हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6 है, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब जोड़िए, देखिए 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2, 3 और 3 6, 3 2 5 1 6, यानी कि 62 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 62 आ गया यहाँ पर m, तो यहाँ पर क्या m का मान कितना है हमारे पास 62 लिख लिया, डिवाइड बाई कैपिटल W का मान कितना हमारे पास है, कैपिटल W का मान कितना है 500 है, कितना है 500 है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा TF बराबर, अब देखिए इसको कट रहा कुछ, देखिए पॉइंट हटा लिए, अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं पॉइंट हटा लीजिए, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगी 100 से गुणा हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी गुणा हो गई। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो से 2 जीरो, एक जब 3 जीरो उड़ जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा 86 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाई 62 गुणे कितना बचा हमारे पास 50 बचा यहाँ पर, ठीक है। कितना बचा 50 बचा। देखिए और देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, अब और क्या काट सकते हैं यहाँ पर 31 करने के 31 दूना कितना 62 होता है, 31 दूना 62, ठीक है। तो 2 2 3 6, ठीक है राइट। अब काट दीजिए 2 से, 2 2, अगर ना काटे सही। अब देखिए इसको जूँ करते हुए नहीं दिए 86, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 1 0 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 50 दूना कितना होता है 100 होता है, तो देखिए डेल्टा TF, तो यहाँ पर 100 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 1.86 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें 1.86 आ गया, यहाँ पर 1.86, हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर TF का मान। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है TF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर TF0 माइनस का डेल्टा TF, ठीक है। अब देखिए TF0 का मान कितना दिया यहाँ पर, TF0 का मान कितना दिखा दिए 273 एक्स का ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन लिए, यहाँ पर माइनस का डेल्टा TF का मान कितना निकाला 1.86 निकाला, ठीक है। TF, तो TF बराबर इसको घटाइए 273 में से 0.0 बढ़ा लिए, 1.86 घटाइए 1.86 घटाइए, देखिए 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 7 2, 271 पॉइंट कितना बचेगा हमारे पास 271.14, ठीक है। कितना बचेगा 271.14 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 271.14 कुछ भी और समथिंग बच सकता है यहाँ पर हमारा, यानी कि ये नंबर सही होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट की नंबर इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। 271.6 इसकी क्या हो जाएगा केल्विन, ठीक है। केल्विन इसका मात्रा क्या हो जाएगा केल्विन, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप से आपको करना था यहाँ पर क्वेश्चन, कितना सिंपल है, कठिन है कुछ नहीं है, दिया है यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया, फार्मूला में पुट किया, कैलकुलेशन की, बस हो गया काम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या याद करना, अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और क्या वो यहाँ पर बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण करने में लगा समय टी हाफ का कितना होता है, 10 गुना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपकी 2024 में छपा हुआ पेपर में आपकी गारंटी है, ठीक है। हर साल ये आता है क्वेश्चन। देखिए अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्या होती है, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, शायद हो चुका है क्वेश्चन, छोड़िए, ये शून्य हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। क्रिया की आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया का कोट अभिकारक की संख्या को बताती है, ठीक है। ये भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, या प्रयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है, क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। हो चुकी है, छोड़िए इसको, न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5वें का खा है यहाँ पर, ठीक है। 5वें का खा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक ही बात समझ में आ जाएगा आपको ये सब क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोट, प्रथम कोट की अभिक्रिया कौन सी है हमारे पास, प्रथम कोट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण करने का लगा समय, पूर्ण 99.9, यानी कि 100 में से होगी। यहाँ पर परसेंटेज का मतलब हमेशा ध्यान रखना, 100 में से होती है वो, अगर परसेंटेज लिखा है, अगर कुछ होगा तो 100 में से होगा, ठीक है। कुछ भी हो 100 में से होता है, यहाँ पर परसेंटेज लिखा होता है तो 100 में से होगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ए का मान यहाँ पर क्या होगा, ए का मान कितना होगा, यहाँ पर 100 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, ए है, ध्यान रखना, ठीक है, ये सवाल है ए, ठीक है। ए और ए माइनस ए का मान यानी कि 100 लिखिए इसको, 100, ठीक है। ए माइनस का एक्स, ए माइनस का एक्स क्या होगा यहाँ पर, ए का ए माइनस एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर 99 पॉइंट, यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, यहाँ पर एक्स का मान कितना होता है 99.9%, यानी कि 99.9 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए का मान क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 100 लिख लेंगे, 100 लिखा हुआ है, 100, ठीक है। 100 एक्स का मान दिया है, और ए माइनस ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, 100 एक्स का मान कितना है 99.9, ठीक है। कितना है 99.9, तो घटाइए ए माइनस का एक्स, देखिए 100 में से 99.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0.1। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का फार्मूला 2 पॉइंट याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, 2.303 डिवाइड बाई क्या होता है, टी होता है, और क्या होता है लोग ए बटे ए माइनस का एक्स, ठीक है। ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। हमें क्या सिद्ध कीजिए पूर्ण करने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। देखिए 10 गुना दिखाएंगे, 10 गुना होता है यहाँ पर, देखिए फार्मूला होता है यहाँ पर के बराबर 2.3 लोग ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, के बराबर या टी का मान निकाल लीजिए, टी का मान, टी लिखिए, के को नीचे ले जाइए, टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाई टी का मान नहीं दिया है यहाँ पर, टी का मान दिया ही नहीं है, ठीक है। यानी कि टी को ऊपर ले आए, के नीचे ले जाए, लोग ए का मान कितना हमारे पास है 100 लिख दिया, डिवाइड ए माइनस एक्स का मान कितना है 0.1 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 0.1, अब पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ गया, तो टी बराबर यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के लोग, ठीक है, लोग, तो क्या बचा यहाँ पर 100, यानी कि 100, 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 3। अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है लोग यम की पावर एन का, यम की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन लोग यम होता है, बता चुके हैं। क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे ले जाइए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। 3 × 3 लोग 10 का मान कितना होता है, लोग 10 का मान कितना होता है बताइए यहाँ पर, तो टी बराबर लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि बराबर इसी के लिए 2.303 डिवाइडेड बाई के, तो मल्टीप्लाई लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है 1, छोड़ दीजिए इसको। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 3 × 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 3 प्लस हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा के हो जाएगा, इसको डाल दिए समीकरण 1। अब इसमें देखिए क्वेश्चन और पढ़िए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण करने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। टी हाफ का फार्मूला नहीं, अर्धायुकल का फार्मूला हमने बताया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, क्या होता है अर्धायुकल का फार्मूला, टी हाफ का फार्मूला होता है टी हाफ 1/2, इसका फार्मूला क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के होता है कि नहीं होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया, ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास टी, तो टी बटे,
समीकरण 2 क्या है, यानी कि एक बात और समझ लीजिए, यानी कि LHS यानी कि LHS को LHS से भाग करते हैं, RHS को RHS, यानी कि इधर वाला है तो इधर वाला ही भाग होगा। ठीक है, समीकरण 1 ऊपर लिखा तो समीकरण 1 ये दी गई, ए वाला इधर वाले इधर के साथ बटे लिख दीजिए, इधर वाले इधर के साथ बटे लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। बराबर फिर क्या है यहाँ पर 6.909 डिवाइडेड बाई क्या है, के है, इसके डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाई के है, यहाँ पर के लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए के से के उड़ जाएगा, कट गया, कैसे के कट गया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्या हो के से के क्या हुआ हमारे पास, कट गया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब बचा देखिए क्या हमारे पास जो बचा है उसको लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए क्या बचा, टी बटे टी हाफ बराबर क्या बचा 6.909। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास 0.693, 0 पॉइंट डिवाइड बाई 0.693 बचा। अब देखिए यहाँ पर जुगाड़ हमारा एक। ठीक है, तो टी हाफ, देखिए इसको हमने क्या होता था, सार्थक को लेना हमने बताया था किस टाइप से लेते हैं इसको। देखिए ये क्या है यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ तक लेना चाहते हैं, 5 से क्या है छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अगर 5 से बड़ा हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ तक हम लेना चाहते हैं 0.6, ये 5 से क्या है छोटा है तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक लेना चाहते हैं 0 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब देखिए हम इसके पॉइंट के आगे अगर पॉइंट 0.5 लिखा हुआ है तो इसके आगे हम 1000 जीरो बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी बढ़ा लीजिए कितने भी। इसी तरह पॉइंट है इसके आगे हम जितने जीरो बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमें कितनी जीरो की ज़रूरत है, एक की। क्यों ज़रूरत है, देखिए 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 1 2 के बाद यहाँ पर भी होगा, 2 के बाद इसलिए 1 जीरो बढ़ाया। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कट गया पॉइंट से पॉइंट, तो क्या बचेगा टी डिवाइडेड बाई टी हाफ बराबर क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर 690 डिवाइडेड बाई क्या बचा 69 बचा यहाँ पर। ठीक है 69। अब देखिए 690 इनकी इसको काटेंगे हम या इसको काटा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है 600 यानी कि 69 दशावन 690। ठीक है, तो टी डिवाइडेड बाई टी हाफ बराबर क्या बचा 10 बचा यहाँ पर, बचा 10। अब टी की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए टी हाफ की, टी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे टी हाफ हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसको रट लेना, देखिए यही तो सिद्ध करना था, इसमें कहा गया यानी कि सिद्ध कीजिए कि पूर्ण करने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। टी हाफ का कितना होता है 10 गुना। अब टी हाफ का 10 गुना, टी हाफ का कितना है 10 गुना है, 10 गुना है, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया यहाँ पर हैंस प्रूफ। कितने नंबर का था ये, 4 नंबर का सवाल था, 1 नंबर की वो 3 नंबर का, कितना 3 नंबर का कितना सिंपल सवाल आया यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्पष्ट कीजिए क्यों। ठीक है, कितने नंबर का सवाल है, 4 नंबर का है, सबसे सिंपल है यहाँ पर। देखिए स्कैंडियम Z बराबर 21 संकर्ण तत्व है परंतु जिंक Z बराबर 30 नहीं है। ठीक है, आपको हमने पढ़ाया था, डी ब्लॉक कहते थे वैसे स्कैंडियम में संकर्ण तत्व वाले पढ़ाए थे। ठीक है, लिखवाया था कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करवाए थे। Z बराबर 21 संकर्ण तत्व है परंतु जिंक Z बराबर 30 नहीं, क्यों, कारण क्या है इसका। ठीक है, फिर पहले फर्स्ट देखिए इसका कारण क्या, देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, स्कैंडियम Z बराबर 21 संकर्ण तत्व है परंतु जिंक नहीं, देखिए इसका कारण क्या, ध्यान से देखना। स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक 3D होता है, कितना होता है डी कक्षक 3D होता है। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा भरा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या बताया था, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसमें कितने होते हैं 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं 6 होते हैं, एस पी डी में कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, एफ में कितने होते हैं 14 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कराया था स्कैंडियम का, ठीक है स्कैंडियम का कराया था 3D, लास्ट में 3D बनाया था, कितना आया था 3D बन। और चूंकि इसके लिए यहाँ पर चाहिए 10, डी में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पर 3D 10 लिखा होता तो क्या होता हमारे पास पूर्ण भरित होता। ठीक है, डी का अक्षर पूर्ण भरित, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ बने पूर्ण भरा, यहाँ पर 10 नहीं है चूंकि 1 है तो ये क्या है पूर्ण भरित नहीं है। यहाँ पर क्यों भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक है, यानी कि पूरा डी कक्षक नहीं है। यहाँ पर क्या है, पूरा डी कक्षक नहीं है होता, इसलिए यह संकर्ण तत्व है, यही कारण है संकर्ण तत्व है। ठीक है, यही कारण क्या है, यही कारण है क्या है, इसीलिए यह संकर्ण तत्व है। और फिर देखिए जिंक, चूँकि संकर्ण तत्व है, हमने बता भी दिया, इन्होंने बता भी दिया था, यानी कि स्कैंडियम Z बराबर 21 एक संकर्ण तत्व है। यही कारण इसका क्या है, इसका कारण है स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक है, क्या है पूरा भरा नहीं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है क्या है, इसलिए ये अपूर्ण है, यानी कि इसलिए संकर्ण तत्व है, इसलिए संकर्ण तत्व है। और जिंक, परंतु जिंक Z बराबर 30 नहीं है, जिंक संकर्ण तत्व नहीं है। इसका कारण क्या है देखिए, ठीक है जिंक के पास पूरा भरा डी कक्षक है। देखिए डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, इसे ये पूरा भरा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है पूरा भरा है।
जिंक के पास पूरा भरा डी कक्षक है, जिंक के पास क्या है, पूरा भरा डी कक्षक है, 3d10 पूरा है, इसलिए संकर्ण तत्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए संकर्ण इनकी इसमें अपूर्ण होता है इसलिए संकर्ण तत्व होता है, ये पूरा भरा होता है इसलिए संकर्ण तत्व नहीं होता। यही कारण है यहाँ पर क्या है, स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक 3d होता है इसलिए संकर्ण तत्व है, जिंक के पास पूरा भरा डी कक्षक 3d होता है इसलिए यह संकर्ण तत्व नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, Cr+ अपचायक है, जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों D4 विन्यास हैं। ठीक है, देखिए इसका लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए Cr2+, Cr3+, हमेशा देखिए Cr2+ कभी Cr2+ दो प्लस की संयोजकता हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है यहाँ पर, तो D4 से क्या हो जाएगा, एक कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपचायक यानी घट रहा है, यानी कि एक घट रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, घट रहा है यहाँ पर। अब घट रहा है तो क्या होगा, अपचायक होगा। Mn3+ क्या, Mn3+ Mn2+ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या D4 से क्या हो जाता है, D5 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यानी कि Cr2+ से Cr3+, यानी कि लेने वाला हमेशा देना आपको बढ़ रहा दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना केमिस्ट्री है, यानी कि लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है, यानी कि ले रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऋणी है, यहाँ पर क्या है, ऋणी है, यानी कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उधार ले रहा है, उधार में कर्जदार होगा, इसलिए कर्जदार होगा तो ये निगेटिव आ जाता है। Mn3+ से क्या हो रहा है, Mn2+, यानी कि बढ़ रहा है यहाँ पर। Mn3+ से क्या हो रहा है, यानी कि दे रहा है, देने वाला क्या होता है, धनी होता है। ठीक है, देने वाला क्या होता है, धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। Mn3+ से क्या हो रहा है, Mn2+, यानी कि बढ़ रहा है एक। ठीक है, यहाँ पर प्लस का, ठीक है, उल्टा होता है सब यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीकारक हो। अब देखिए Cr2+ अपचायक है, क्योंकि यह D4 से D3 में होता है, D4 से D3 में यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदलता है, जिससे यह अर्धपरित T2G प्राप्त होता है। ठीक है, T2G क्या होता है, अर्धपरित T2G प्राप्त होता है, आपने पढ़ा हुआ है T2G क्या होते हैं। दूसरी ओर Mn3+ एक ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह D4 से D5, ये D4 से क्या हो रहा है, D5 में बदलता है, जिससे क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है, जिससे बदलता है, जिससे यह स्थायित्व प्राप्त होता है। यही कारण है, लिख देंगे क्या, Cr2+ अपचायक है, क्योंकि यह D4 से D3 में बदलता है, जिससे अर्धपरित T2G प्राप्त होता है। दूसरी ओर Mn3+ एक ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह D4 से D5 में बदलता है, जिससे स्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के सूत्र लिखिए। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट सेकेंड, देखिए संरचना सूत्र इसका लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर घा का क्या है, यहाँ पर घा का देखिए, इसको इधर बढ़ा देते हैं पीछे। घा का क्या है, पोटेशियम लिख लीजिए यहाँ पर हिंदी में भी, फिर समझ में आएगा आपको। पोटेशियम, ये रहने दीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली टाइम खराब करना है। क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पोटेशियम। फिर क्या है, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो के लिए क्या बताया था हमने, C2O4 बताया था यहाँ पर। ट्राई है तो 3 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, ट्राई 3। ठीक है, ऑक्सलेटो। फिर क्या है, क्रोमेट 8 लगाते हैं किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु में, तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, Cr आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको इस ब्रैकेट में बड़े में बंद कर दीजिए यहाँ पर, इतना हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है 2, क्या है 2, क्रोमियम की 2 ऑक्सीकरण संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझने वाली, यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पर रफली समझ लीजिए, यहाँ पर क्या समझ लीजिए, रफली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम की किस टाइप से ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाली। मान लीजिए इसकी हमने बन ले ली पहले, यहाँ पर मान लीजिए बन होगा। ठीक है, बन ले लिया, प्लस का इसकी निकालनी x, ऑक्सलेटो की कितनी होती है, 2 होती है, प्लस का 3 गुणे माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बन प्लस का x, 3 दूनी 6, माइनस का 6 बराबर 0, तो 6 में से एक कितना बचेगा, 5, तो x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या 5 आएगी। यहाँ पर इन्होंने क्या दी है, यहाँ पर 2 दी है, यहाँ पर कितनी 2, तो यहाँ पर क्या होगा, बन नहीं होगा, यहाँ पर बन नहीं होगा और कोई होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, 2 लाना है यहाँ पर। ठीक है, 2 किस टाइप से बनेगा, अगर हम यहाँ पर इसकी यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 3 ही लिख दें, 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 3 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 में भी नहीं रहा यहाँ पर हमें चूँकि लाना क्या है, 2 लाना है। ठीक है, 3 में भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 4 लिख दें, ठीक है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, प्लस का 4 प्लस का x प्लस का 3 गुणे माइनस का 2 बराबर 0, तो 4 प्लस का x माइनस के 3 दूनी 6 बराबर 0, 6 में से 4 कितना बचेगा 2, तो x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 2 आ रही है। यहाँ पर ये राइट है, 4 के लिए राइट है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 लिख लीजिए यहाँ पर। इस टाइप से पता लगाते हैं यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, इस टाइप से पता लगना, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको 2 नंबर इसीलिए मिल जाएंगे। कितने नंबर का है यहाँ पर, 2 नंबर का है, तभी 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको पता लगा, अगर 1 लिख देंगे पूरा गलत हो जाएगा, 2 लिख देंगे यहाँ पर पूरा गलत। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम डाईक्लोरोबिस एथेन 1 डाई एमिन प्लेटिनम नाइट्रेट। तो बताइए यहाँ पर क्या, डाईक्लोरोबिस, क्या लिखा हुआ, डाईक्लोरोबिस। ठीक है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है देखिए, डाईक्लोरोबिस एथेन डाई एमिन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। क्या है, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया यहाँ पर, प्लेटिनम, तो पीटी यहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट हो गया था यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर प्लेटिनम यानी कि पीटी लिख लिया यहाँ पर, पीटी। ठीक है, प्लेटिनम लिख लिया यहाँ पर। ऑक्सीकरण संख्या आगे तो क्या, ऑक्सीकरण संख्या किसकी लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की, तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या है यहाँ पर, डाईक्लोरोबिस। क्या है, डाईक्लोरोबिस, तो डाईक्लोरोबिस यानी कि Cl2 लिख लिया, डाई मतलब Cl2, डाईक्लोरोबिस लिख लिया, बिस, डाईक्लोरोबिस, बिस तो बाद में आएगा, तो एथेन डाईएमीन यानी कि EN, यहाँ पर EN आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। और यहाँ पर बिस लिखा हुआ तो बिस के लिए क्या लिखते हैं 2, ट्रिस के लिए अगर ट्रिस लिखा होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 3। फिर क्या है यहाँ पर, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट क्या आएगा, NO3 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल 2 आ जाएगा। इस टाइप से आपको लिख देने थे, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाती। ठीक है, कितनी मिल जाती, 2 नंबर मिल जाती। इसकी 4 निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेना। ठीक है, इस टाइप से करना था इसको। हो गया यहाँ पर, क्या हुआ, हो गया यहाँ पर 2 नंबर, कितने नंबर था, 2 नंबर का था, मिल जाता। फिर देखिए कारण से स्पष्ट कीजिए, तो काट दिएगा यहाँ पर, ए भी काट दिएगा यहाँ पर, नाइट्रिक अम्ल ये तो काट ही दिएगा, प्रयोगशाला में ये भी काट दिएगा यहाँ पर। अमोनिया अणु की चतुष्फलक आकृति समझे, ये भी उड़ा दिएगा यहाँ पर। अमोनिया के रासायनिक गुण लिखिए, ये भी उड़ा दिएगा। निम्नलिखित आईपीसी नाम पद्धति में लिखिए, इसके आईपीसी नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला दिया है खाका फर्स्ट, देखिए यहाँ पर खाका फर्स्ट, देखिए खाका फर्स्ट में क्या दिया है यहाँ पर, CH3, देखिए CH3 का होल 2 आज इसको खोल लेंगे हम, क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, खोल लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, CH3O, यहाँ पर 2 बार CH3 है, यहाँ पर क्या है 2 CH3, तो एक CH3 इधर लगा दीजिए नीचे। ठीक है, कहीं लगा दीजिए, यहाँ पर नीचे लगा दीजिए, ऊपर यहाँ पर नीचे लगा दीजिए। CH3 एक यहाँ पर लगा दिया हमने। ठीक है, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर होल 2 इसमें लगा हुआ, तो इसमें अब इसकी काउंटिंग कर दीजिए, किधर से कर दें, इधर से कर दीजिए, 1 2 कहाँ पर कर दें 2 और इस पर 3। ठीक है, तो इस पर 3 और यहाँ पर 2 पर छूट रहा है मेथिल ग्रुप, तो क्या है यहाँ पर O आ रहा है, O के लिए क्या लिखते हैं, मेथॉक्सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 मेथॉक्सी। ठीक है, 2 मेथॉक्सी और यहाँ पर क्या है, मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, हो गया, काम बन गया यहाँ पर। इस टाइप से आपको लिखना था। फिर क्या है दूसरा हमें दिया यहाँ पर CH3 का होल थ्राई, COH। ठीक है, OH इसको भी खोल दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको भी खोल दीजिए, यहाँ पर खोल दें, यहाँ पर खोल दीजिए इसको। ठीक है, इसको 3 यहाँ पर लगा हुआ, तो CH3 एक बार इधर होगा, CH3 एक बार, CH3 इधर होगा, CH3 एक CH3 क्या होगा, इधर होगा, 3 CH3 है यहाँ पर। इधर क्या हुआ, एल्कोहलिक ग्रुप OH लिखा हुआ है। इसकी काउंटिंग बताइए किधर से कर दें, इधर से कर दीजिए, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर नज़दीक पड़ रहा, तो क्या है लगा हुआ, 2 पर क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ, तो मेथ एथ प्रोप, और 2 पर एक मेथिल छूटा, तो क्या हो जाएगा 2 मेथ एथ प्रोप। क्या है, प्रोप, तो प्रोप और यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा प्रोपे प्लस N, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोल लिख देंगे, प्रोपेनोल। और किस पर लगा लिखा हुआ 2, और किस पर है, वो एल्कोहलिक ग्रुप पर किस पर है, 2 पर है, इधर भी 2 पर है, तो 2 हो जाएगा, प्रोपेनोल 2। ठीक है, इस टाइप से लिखना था। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित सच्ची टिप्पणी लिखिए, रीमन टेमिनम क्रिया हो चुकी है, विलियम संश्लेषण हो चुकी है, असम्मित ईथर नहीं हुआ था। ठीक है, असम्मित ईथर देख लीजिए यहाँ पर, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग होते हैं तो उस ईथर को असम्मित ईथर कहते हैं। देखिए CH3 ईथर क्या होता है, अगर C2H5 अगर यहाँ पर C2H5 हो तो क्या होता है, सम्मित ईथर होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल इनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर CH इधर देखिए अलग ग्रुप जो लगा हुआ है, इधर मेथिल है, इधर एथिल है, इसलिए क्या कहते हैं, असम्मित ईथर है। यहाँ पर क्या असम्मित, इसलिए असम्मित है यहाँ पर। तो यही लिखा हुआ, जब ऑक्सीजन लिखा हुआ, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह, ये क्या है, एल्किल समूह, एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह अलग अलग हैं, ये देखिए CH3 या C2 अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे असम्मित ईथर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, असम्मित ईथर कहते हैं, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर, असम्मित ईथर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना इस टाइप से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब, देखिए क्या होता है जब
क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या लिखा हुआ, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल CH3 एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, यानी कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, क्या होता है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, और एसिटिक अम्ल इसको उल्टा करके लिख लें यहाँ पर। ठीक है, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, ओ अगर हम लिख दें HO CH3 ठीक है, CO ठीक है, OH इधर लिख दिया, CH3COOH होता है फार्मूला, क्या लिखा हुआ है सामने, CH3COO, CO इतना लिखा, OH लिखा हुआ है, OH को हमने इधर लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से A निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा, CH3, इसको लिख लीजिए आगे, CH3 बचा, CH3 और बचा क्या, CO एक बार O यहाँ पर है, फिर क्या है, C2H5 है, C2H5 प्लस का H2O निकल गया, तो H2O यहाँ पर निकाल दीजिए, यहाँ पर बन गया। यहाँ पर इस टाइप से आपको बनाना था यहाँ पर। ठीक है, क्या बना था कि इस टाइप से आपको बनाना था, होगा यह काम। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एनिसोल का नाइट्रेशन होता है, एनिसोल का फार्मूला क्या होता है, दूसरी रिएक्शन देखिए। ठीक है, इसका नाम क्या हो, एथिल एसीटेट होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एनिसोल का फार्मूला क्या होता है, COCH3। ठीक है, क्या होता है, OCH3 होता है। ठीक है, क्या होता है, एनिसोल नाइट्रेशन यानी कि HNO3 से। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लिख देंगे। ठीक है, रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, इस टाइप से, फिर देखिए इस टाइप से यहाँ पर देखिए OCH3 जिनको आती है उनका OCH3। ठीक है, OCH3 एक बार क्या लगा देंगे, ऑर्थो पर लगा देंगे NO2, एक बार कहाँ पर लगा देंगे, एक बार कहाँ पर लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, बता चुके हैं। ठीक है, इस टाइप से O हो चुकी है रिएक्शन, OCH3 एक बार क्या ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, NO2। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, ऑर्थो। और तो इसका नाम सब बता चुके हैं यहाँ पर, हो चुकी है रिएक्शन। ठीक है, किस टाइप आपका नाम, इसको आपको लिखना है। ठीक है, पीछे बताया था किस टाइप से लिखना बताया था, उसी टाइप से यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, हो चुकी है रिएक्शन। फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल में क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है, बनवाया था पिक्रिक अम्ल लिया। ठीक है, पिक्रिक अम्ल बनता है, यह कर लीजिए। ठीक है भाई, पिक्रिक अम्ल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। देखिए यहाँ पर फिनाल का फार्मूला क्या होता है, इस टाइप से। ठीक है, ये फिनाल का फार्मूला होता है OH। ठीक है, किसकी क्रिया कराएंगे, सांद्र HNO3 से, यहाँ पर लिख देंगे सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 डायरेक्टली आपको रटी होना चाहिए। क्या बनता है यहाँ पर, पिक्रिक अम्ल बनता है, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर OH, तो यहाँ पर NO2 लगा देते हैं कि पिक्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, NO2 एक यहाँ पर होता है, एक NO2 यहाँ पर होता है, एक NO2 यहाँ पर होता है, क्या है, पिक्रिक अम्ल, नाम लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, फिर चौथी रिएक्शन देखिए यहाँ पर, तीसरी हो गई यहाँ पर, चौथी देखिए यहाँ पर, चौथी क्या हमारे पास, एथेनॉल का निर्जलीकरण किया जाता है। ठीक है, देखिए एथेनॉल लिखा हुआ एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल और एथिल अल्कोहल बात एक ही है, तो इसको हम तोड़कर लिखेंगे। देखिए सिंपल तरीके से इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको एथिल अल्कोहल को CHEH। ठीक है, इसको लिख सकते हैं CH, इसकी संरचना हमने बना दी इस टाइप से, और आपको सिंपल लगेगी OH। ठीक है, इसकी निर्जलीकरण करा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। ठीक है, H2SO4, इसका टेम्परेचर दिया नहीं है तो छोड़िए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए CH। ठीक है, CH, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, डबल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर CH। ठीक है, और प्लस का क्या निकल जाएगा यहाँ पर, OH, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से हमको करनी थी यहाँ पर, तो इसका नाम क्या है, एथिलीन प्राप्त होती है। इसका नाम क्या है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। इस टाइप से आपको रिएक्शन कर देनी है। ये क्या है हमारे पास, एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल। फिर देखिए पाँचवीं, फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से होती है। ठीक है, पाँचवीं देखिए फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से होती है। तो फिनाल का फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए फिनाल का फार्मूला। ये क्या हमारे पास फिनाल है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रोमीन जल से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर 3Br2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसकी ब्रोमीन जल यानी कि जल ले लीजिए यहाँ पर H2O, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, वही ऑर्थो पैरा मेटा वाला जुगाड़ लगा दीजिए यहाँ पर इस टाइप से। तो OH यहाँ पर लिखा हुआ, जिम का 3 लिखा, यहाँ पर 3 ब्रोमीन लिए, तो एक Br यहाँ पर लगा दीजिए, एक Br यहाँ पर लगा दीजिए, इसीलिए 3 लिए, एक Br यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 3 1 2 3 ट्राई ब्रोमो
ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ट्राइब्रोमोफिनॉल, इस टाइप से आपको करनी थी, हो गई रिएक्शन। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए बुट फिटिंग अभिक्रिया हो चुकी है। ग्रेगनार्ड अपक्रमक, ग्रेगनार्ड अपक्रमक नहीं हुआ था, देख लीजिए इसको, देखिए ग्रेगनार्ड अपक्रमक लिख लीजिए। क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करने पर, ठीक है, कराने पर या करने पर नहीं, कराने पर लिख लीजिए, कराने पर ग्रेगनार्ड अपक्रमक बनता है। क्या बनता है, ग्रेगनार्ड अपक्रमक बनता है, जिसकी जल से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। देखिए RX लीजिए यहाँ पर, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है, कराने पर क्या बनता है हमारे पास, ग्रेगनार्ड अपक्रमक बनता है यहाँ पर, ठीक है। MgOJ क्या है हमारे पास, ग्रेगनार्ड बना RMgX, ठीक है, क्या बनता है, ग्रेगनार्ड में। फिर इसकी जल से क्रिया करा देते हैं यहाँ पर, जिसकी जल से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। पहले क्या बनता है, ग्रेगनार्ड अपक्रमक बनता है, फिर क्या बनता है, इसकी क्रिया जल से करा देते हैं तो एल्केन बनता है, ठीक है, एल्केन EMgOH हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, EMgOH, ठीक है। इस टाइप से हमको लिख लेना यहाँ पर। क्या किस टाइप से लिखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रेगनार्ड अपक्रमक बनता है, जिसकी उसकी ग्रेगनार्ड अपक्रमक की क्रिया जल से कराने पर एल्केन बनता है। इसी क्रिया को ग्रेगनार्ड अपक्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेगनार्ड अपक्रमक कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। फिर देखें नेक्स्ट क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया होती हो चुकी है, पीछे हर सेट में आ रही थी, करवाई थी यहाँ पर, देख लीजिए आंखों से अपने आई थी, करवाई थी हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ठीक है, 2-3 सेट में आई थी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया। देखिए कहाँ गई यहाँ पर, ठीक है, यहीं कहीं पर है हुई यहाँ पर, देखिए लिखी थी क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक सब हो चुकी है, ठीक है, छोड़िए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 7 सेट नंबर कौन सा है हमारे पास, देखिए सब हो चुके हैं। फिर निम्नलिखित सच्ची टिप्लिक के निजौरक क्रिया हो चुकी है, एल्डोल संघनन हो चुका है, क्रॉस एल्डोल संघनन हो चुका है। फिर देखिए टॉलर अपक्रमक के उपयोग, टॉलर अपक्रमक का उपयोग लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए टॉलर अपक्रमक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, टॉलर अपक्रमक का उपयोग किया जाता है। फिर अमोनियम सल्फर नाइट्रेट के विलयन को टॉलर अपक्रमक कहा जाता है, ठीक है। फिर और लिख लीजिए एल्डिहाइड टॉलर अपक्रमक को अपचयित करने पर रजत दर्पण देता है। इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड सोडियम को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। RCHO यहाँ पर 2AgNO3 3OH ले लीजिए यहाँ पर, RCO रजत दर्पण बन जाएगा। ये रिएक्शन आई थी उसमें, यानी कि फिलिंदा विलेसन में भरने के लिए आई थी रिएक्शन 1 नंबर की, ठीक है, इसको रट लेना करती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए टॉलर अपक्रमक का उपयोग किया जाता है। और क्या लिख देंगे, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में टॉलर अपक्रमक कहा जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड टॉलर अपक्रमक को अपचयित करने पर रजत दर्पण देता है। इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड सोडियम को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, किसमें कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या हमारे पास फेलिंग विलयन का उपयोग लिख लीजिए। जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन समूह के मध्य विभेद करने में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, अंतर करने में किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि फेलिंग विलयन ए तथा फेलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है। किसका होता है, फेलिंग विलयन ए तथा फेलिंग विलयन बी का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है, ठीक है। एल्डिहाइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एल्डिहाइड, इसकी क्रिया एल्डिहाइड कराने पर एल्डिहाइड कराने पर क्या होता है यहाँ पर, इसकी क्रिया एल्डिहाइड कराने पर क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। CO2 लाल अपक्षेप यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का, RCHO से क्रिया कराने कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड कराने पर क्या बनता है, लाल अपक्षेप यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। CO2 लाल अपक्षेप यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन समूह के मध्य विभेद करने में किया जाता है, ठीक है। फेलिंग विलयन ए तथा फेलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है। इस क्रिया एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बनता है, रेड PBT जिसे बोल सकते हैं। फिर देखिए, फिर क्या हमारे पास, मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म क्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है, हेलोफॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण लिख लीजिए यहाँ पर। हेलोफॉर्म क्रिया देखिए, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल एल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2 I2 Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। इसी क्रिया को हेलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जब एस्टल्डिहाइड को मेथिल कीटोन, यहाँ पर क्या ले लिया, मेथिल कीटोन को, ठीक है, हेलोजन जैसे हेलोजन ले लीजिए यहाँ, इसकी जहाँ पर आप Cl2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4NH ले लिया तो क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म बनता है। CHX3 बन जाएगा, प्लस के 3NX बन जाएगा यहाँ पर, RCOONA बन जाएगा, प्लस का 3H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाएगा, 3H2 बन जाएगा। तो इसकी क्रिया किस टाइप से लिखेंगे, इसकी परिभाषा, ठीक है, हेलोफॉर्म, जब मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे या पूरी लिखते हैं, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल एल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन तथा तनु क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस टाइप से आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया लिख देनी है। फिर देखिए यहाँ पर ए सेट हमारे पास क्या हुआ, छठा नंबर यानी सेट नंबर 6 क्या हुआ, खत्म हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम, 7वां सेट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, 7वां सेट देखेंगे, ठीक है, 7वां सेट भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2021 का सॉल्व करेंगे,
क्या करेंगे 2021 का, फिर 2020 का सोल्व करेंगे। ठीक है, सभी सोल्व करेंगे यहाँ पर 2021 का, फिर 2020 का सोल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप से सभी सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे, सभी सोल्व करेंगे यहाँ पर।